नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं, रोज़ की तरह ही और आज हम इनसे देश की राजनीति की ताज़ा-तरीन घटनाओं पर बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से यह कहूँगा कि अगर आप राजनीति पर थोड़ी हटकर और थोड़ी संतुलित चर्चा सुनना चाहते हैं, तो आप नई परख चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम रोज़ प्रोफ़ेसर अभय दुबे से बात करते हैं देश की राजनीति के अलग-अलग मुद्दों पर। अभय सर नमस्कार। स्टालिन के जो सुपुत्र हैं, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन हैं, उनके सुपुत्र, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ तुलना की है सनातन धर्म की मलेरिया और डेंगू जैसे रोगों से और कहा है कि इसकी सफाई करनी ज़रूरी है, तो खत्म करना ज़रूरी है। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, ये द्रविड़ राजनीति है, उसकी एक खास प्रवृत्ति है। वो अपने आप को रैशनलिस्ट यानी बुद्धिवादी कह के पेश करती है और किसी भी किस्म के धर्म का विरोध करती है और किसी भी किस्म की धार्मिक चेतना, रिलीजियस कॉन्शसनेस, इन सब के द्रविड़ राजनीति शुरू से खिलाफ रही है। हम लोग इसका इतिहास अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसके ऊपर जो विवाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैदा किया जा रहा है, ये विशुद्ध राजनीतिक फायदा उठाने की गरज से किया गया विवाद है। द्रविड़ राजनीति के जो बौद्धिक पितामह हैं, वो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार थे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों पेरियार के कसीदे पढ़ते हुए नजर आए थे। तो ये सब जब उन्हें जरूरत पड़ती है, तब वो पेरियार के कसीदे पढ़ रहे हैं। जब पेरियार के विचारों को उदयनिधि स्टालिन अपने एक वक्तव्य में बोल रहे हैं, तब फिर भारतीय जनता पार्टी जो INDI गठजोड़ है, उस गठजोड़ को शर्मिंदा करने के लिए, दिक्कत में डालने के लिए इस प्रकार का वितंडा चला रहा है। ये बिल्कुल परले दर्जे की शोशेबाजी है। इससे राजनीतिक स्थिति पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे INDIA की एकता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे द्रमुक द्रमुक और द्रविड़ मुनेत्र कजगम और INDIA की के संबंधों पे इससे कोई असर नहीं पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का इससे एक वोट भी नहीं बढ़ेगा। एक बात जो कही जाती है कि जो आजकल एक तो स्टालिन के बेटे ने कहा, उदयनिधि स्टालिन ने, उसके पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो भी काफ़ी कुछ इस तरह की बातें कहते रहे हैं। अकादमिक हलकों में इस तरह की बातें तकरीबन स्वीकार कर ली जाती हैं, जहाँ आप धर्म की काफ़ी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ नेता जो पिछड़ी जातियों के हैं, वो पूरी की पूरी राजनीति को हिंदुत्व की तीखी मुखालफत वाली राजनीति बनाना चाहते हैं और इसको लेकर उनके मन में दुविधा नहीं है? देखिए, हम लोगों को थोड़ा-सा हिंदुत्व और हिंदू इन 2 शब्दों का इस्तेमाल करने में सतर्कता बरतनी चाहिए। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है, वो हिंदू धर्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो थोड़ा-सा एक घाल-मेल करते हैं। वो है हिंदुत्ववादी, लेकिन अपने आप को हिंदुओं का या सनातन धर्म के ठेकेदार के रूप में पेश करते हैं। हम लोगों को राजनीतिक समीक्षक के तौर पर उनकी इस चाल से सतर्क रहना चाहिए और बार-बार इन दोनों को करना चाहिए। मसलन मैं आपको बताऊं किस प्रकार का घाल-मेल है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे सपोर्टर हैं जो कि आर्य समाजी हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश के कानपुर और उसके आसपास के इलाके में, गोरखपुर के इलाके में और हरियाणा में बड़े पैमाने पर और पंजाब के हिंदुओं के बीच में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के हिंदू समर्थक जो हैं, वो दरअसल आर्य समाजी हैं। वो अपने आप को सनातनी नहीं कहते हैं। वो सनातनी धर्म विधियों का इस्तेमाल नहीं करते। उनके यहाँ शादी भी सनातनी विधि से नहीं होती है, बल्कि आर्य समाज की जो विवाह कराने की पद्धति है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाई थी, उसके मुताबिक होती है। इन लोगों के ऊपर इस बहस का कोई असर नहीं पड़ता। इस बहस का कुछ असर कुछ लोगों पे पड़ सकता है। ज्यादातर उन्हीं लोगों पे पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी के वैसे समर्थक हैं, जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र का समर्थक बताते हैं और हिंदुत्ववादी और हिंदू होने के बीच में एक तरह का संपर्क मानते हैं कि दोनों दोनों के बीच में एक तरह का जुड़ाव है। इसके अलावा और कोई अब देखिए, बहुत सारे आपको जैन धर्मावलंबी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मिलेंगे। वो अपने आप को सनातनी नहीं मानते। कुछ बौद्ध धर्मावलंबी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो सकते हैं। वो अपने आप को सनातनी नहीं मानते। बहुत सारे सिख जो हैं, पंजाब के सिख नहीं, लेकिन उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, दूसरी जगहों के सिख भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं। वो अपने आप को सनातनी नहीं मानते। तो ये सब जो केवल INDI गठबंधन को और तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कजगम को
वो इस विपक्षी मोर्चे के साथ उनके बीच में जो संबंध है, इस संबंध को थोड़ा गड़बड़ाने के लिए, थोड़ा परेशान करने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। वैसे उस मुद्दे में कोई किसी तरह की दम नहीं। एक चीज़ ये भी है कि जो आपने पेरियार का नाम लिया, लेकिन काफ़ी हद तक अम्बेडकर भी इसी तरीके से, इन्हीं तीखे शब्दों में हिंदू धर्म पे की आलोचना करते हैं। देखिए, अभी आपके नई पथ के चैनल पे आने से पहले मैं एबीपी चैनल पे था और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रसाद थे। तो गुरु प्रसाद जी अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं युवा प्रवक्ता हैं और वो अपनी बात को ठीक तरीके से कहते हैं। गुरु प्रसाद पासवान खुद दलित समाज से आते हैं। तो मैंने उनके सामने ये प्रश्न उठाया कि आप अंबेडकर द्वारा लिखी हुई पुस्तक रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के बारे में आपका क्या विचार है? आप भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर को अपना प्रातः स्मरणीय पुरुष के तौर पे देखती है, प्रातः स्मरणीय हस्ती के तौर पे देखती है। लेकिन उनकी ये पुस्तक है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, जितना उदयनिधि स्टालिन ने कहा है वो तो कुछ भी नहीं कहा जो रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में लिखा हुआ है। मैंने उस समय दूसरा सवाल ये उठाया कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की जो प्रमुख किताब है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश में तो उपनिषदों, पुराणों, केवल वेद केंद्रीयता है उसके अंदर, वेदों की प्रशंसा है, वेदों की सिफारिश की गई है। बाकी हिंदू धर्म की और दूसरी तमाम धाराएं जो हैं, उन सबकी जम के न केवल निंदा की गई है बल्कि उनको पूरी तरीके से खारिज किया गया है। तो उसी चैनल पर दो संत भी थे मौजूद, दो हिंदू संत भी मौजूद थे। उसमें से एक हिंदू संत ने मेरी बात का पूरी तरह तथ्यात्मक समर्थन किया। उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल सही है कि ये सत्यार्थ प्रकाश पूरी तरीके से सनातन धर्म विरोधी पुस्तक है। खुल के कहा है दयानंद सरस्वती ने। और आर्य समाज के जितने भी अनुयायी हैं उनमें से ज्यादातर हिंदू राष्ट्रवादी भी हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी स्थितियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जो तमाम मुद्दा उठा रही है, इस मुद्दे का इसी लिहाज से जो जिन जिन तथ्यों को मैंने आपके सामने रखा है, कोई असर नहीं पड़ने वाला। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जब ये तमाम बातें पूछी गई तो वो काफी परेशान हो गए। उन्होंने जितना सिक्काबंद जवाब देना चाहिए था वैसा जवाब नहीं उन्होंने दे पाया। फिर एंकर ने उनसे एक सवाल पूछा। एंकर ने उनसे सवाल ये पूछा कि अभी जीतन राम मांझी ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि राम के बारे में वक्तव्य था, जिसमें जीतन राम मांझी कहते हैं कि राम तो वाल्मीकि के और तुलसीदास जी की रचनाओं के पात्र हैं। अच्छा, इसके बाद में संजय निषाद है, मतलब जो है संजय निषाद ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था जिसमें वो कहते हैं कि राम जो है वो दशरथ के बेटे नहीं थे। तो ये अब उन्होंने कहा आप इन लोगों के साथ गठजोड़ में आ सकते हैं तो वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होती। और उदयनिधि स्टालिन के बयान पे आप राजनीति को उछलकूद मचा रहे हैं, इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक और इसमें जो मज़ेदार भी बोल सकते हैं या एक रूटीन का काम भी लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उसके नेता हैं हेमंत बिस्व शर्मा, निशिकांत दुबे और कुछ शाम में मैं देख रहा था कि कुछ हद तक राजनाथ सिंह उसमें कूद पड़े कि सबने इसको लेकर राहुल गांधी पर हमला किया और उन्होंने कहा कि उनको इसकी निंदा करनी चाहिए, उनको इस पर खुलकर बोलना चाहिए। तो ये राजनीति की कौन-सी प्रवृत्ति है? देखिए, ये तो वो कोने में धकेलना चाहते हैं ना। वो जो जो गैर भाजपा विपक्ष के बीच में एकता हुई है, इस तरह के मुद्दे उठाकर उनको कोने में धकेलना चाहते हैं। लेकिन इसमें वो सफल नहीं होंगे क्योंकि इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। खुद भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मसले को बहुत कोई गंभीरता से नहीं देख रही है। वो इसको एक छिछले किस्म के एक चुनावी नुक्ते के तौर पर वो लोग ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पे बहुत सोच समझ के ये कोई पूरी योजना बनाई हो। 2 बार 2-3 सवाल पूछे गए भाजपा के प्रवक्ता से, वो उसका ठीक से उत्तर नहीं दे पाए। इसका मतलब कोई तैयारी नहीं थी इस सवाल के ऊपर। देखिए, अगर इसको और भी ज्यादा गहराई में जाएंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक थे बाला साहब देवरस। उन्होंने 1974 की वसंत व्याख्यान माला में व्याख्यान देते हुए ये जो फुले, पेरियार, अंबेडकर, ये सारे लोग जो हैं जो हिंदू धर्म के सनातनी हिंदू धर्म की जो विकृतियां हैं, ऊंच नीच की, छुआछूत की, इनकी कड़ी निंदा करते थे। तो उन्होंने बाला साहब देवरस ने कहा कि भाई ये लोग सब हिंदू चिंतक हैं। वो ये कह रहे हैं बाला साहब देवरस, ये सब लोग हिंदू चिंतक हैं और कुछ जो हिंदू धर्म की दिक्कतें हैं उन दिक्कतों की कड़ी आलोचना करते हैं। हमें इनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए और इनको अपना प्रातः स्मरणीय पुरुष के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसी व्याख्यान के बाद में ही इन लोगों को स्वीकार किया गया। अच्छा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी
पिछड़ी जातियों का, जो वर्णाश्रम के क्रम से शूद्र जातियों में आती हैं, उसका वो ज़िक्र करती हैं। अब तमिलनाडु को देखिए, तमिलनाडु शायद देश के अकेला ऐसा प्रांत है जहाँ शूद्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जितना शायद 65-70% होंगे वहाँ पे ओबीसी। ओबीसी जातियाँ इतनी बड़ी संख्या में हैं वहाँ पे। तो पूरा का पूरा जो ओबीसी जातियों की राजनीति है, वो द्रविड़ राजनीति के साथ जुड़ी हुई है। फिर सवाल उठता है कि क्या उदयनिधि स्टालिन की जो माँ है, उन माँ के बारे में अगर आप गूगल पे टाइप करें, तो फिर दिखाई पड़ता है वो कितने मंदिरों में गई, कहाँ जाकर उन्होंने दान दक्षिणा किया, ये भी सब उसमें आ रहा है। जयललिता जो खुद द्रविड़, एक दूसरी बड़ी द्रविड़ पार्टी की नेता थी, मंदिरों वगैरह में सब में जाती थी, और वो जानबूझकर ब्राह्मण समाज में पैदा हुई थी। वो जानबूझकर अपनी ब्राह्मण अस्मिता को भी पेश करती थी ताकि तमिलनाडु के दूसरे और समुदायों के वोट भी उनको प्राप्त हो। अच्छा, एक तरफ तो इस प्रकार की राजनीति की जाती है, व्यक्तिगत जीवन में आप मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, दान दक्षिणा भी कर रहे हैं, चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो वोटर है, वो एक अस्मिता में नहीं रहता, एक पहचान में नहीं रहता। उसकी धार्मिक और राजनीतिक पहचान भी मिली-जुली होती है हमेशा। जो उसकी धार्मिक राजनीतिक पहचान मिली-जुली होती है, इसलिए ये मुद्दे जो हैं, उसको बहुत थोड़ी देर के लिए कुछ मनोरंजन, चर्चा का विषय तो बन जाते हैं उसके बीच में, और कुछ से उसको मनोरंजन भी होता है। लेकिन इससे दरअसल कुछ भी ठोस लाभ किसी पार्टी को नहीं होता। लेकिन क्या फिर भी ये कहा जा सकता है कि इस तरह की के बयान देते समय जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उनको ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, उससे देखिए, उनका नुकसान ये हो सकता अनुशासन आप इंडिया गठबंधन के कहने के लिए ये बात कही जा सकती है, है? लेकिन ये अनुशासन आप इंडिया गठबंधन के नेताओं और पार्टियों के ऊपर लागू नहीं कर सकते। पहली बात तो वो एक पार्टी नहीं है। दूसरी हुँ, बात ये है कि वो विभिन्न दलों का गठजोड़ है, और जो इंडिया गठबंधन की एकता है, वो एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पे है। हुँ, उसमें ये विचारधारात्मक विवादित मुद्दे नहीं होते हैं उसके अंदर। हुँ, उसके आधार पे एकता, जब न्यूनतम साझा कार्यक्रम के सवाल पे कोई विवाद पैदा होगा, तब वो एकता टूटेगी या कमजोर होगी। हुँ। उसके बाहर जो तमाम सारी राजनीतिक गतिविधियां हैं, उनका इंडिया गठबंधन से कोई, अब जैसे अरविंद केजरीवाल राजस्थान गए, और राजस्थान जाके उन्होंने ऐलान किया कि वो भी गारंटी दे रहे हैं, वो उनके उम्मीदवार भी उतरेंगे। तो उससे अब ये कहा जाए कि इंडिया गठबंधन से उनके संबंध खराब हो गए, ऐसा नहीं है। वो मध्य प्रदेश भी गए, वो छत्तीसगढ़ भी गए, वो सब जगह अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनावों के लिए वो एकता नहीं है। इसी तरह दूसरे दल भी इसी तरीके से आचरण करेंगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की शैली है, और उसके समर्थक मीडिया की और उसके समर्थक लोगों की शैली है, जो इस बात को इस तरह से पेश करते हैं कि देखिए देखिए विपक्ष की एकता में दरार पड़ गई, देखिए देखिए वो कमजोर हो गए, देखिए देखिए वो परेशानी में फंस गए, देखिए देखिए उन्हें अब जवाब देते नहीं बन रहा है, हैं? वो साबित होता है कि आगे आगे क्या करेंगे। तो इस प्रकार की बात वो लोग कहने की कोशिश करते हैं। व्यवहारिक राजनीति, जो व्यवहारिक और ठोस राजनीति है, उसके वो इस तरीके से असर नहीं ग्रहण करती इन बातों से। इससे अलग एक चूँकि आपने राजस्थान का ज़िक्र किया, तो मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के जो 2 नेता हैं, वसुंधरा हुँ, राजे सिंधिया राजस्थान में और हाँ। मध्य प्रदेश में उमा भारती। वो हुँ, दोनों लोग काफ़ी अपना एक अलग रुख दिखा रही हैं, नाराज़गी व्यक्त कर रही हैं। हुँ। तो क्या आप इसको नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत नेतृत्व माना जाता है, उसके संदर्भ में आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए, पिछले लंबे अरसे से ये देखा गया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा का जो आला कमान है, उस वो कांग्रेस के आला कमान के मुकाबले तो कुछ मजबूत दिखता है। लेकिन वो राज्य के स्तर पर जो सिर्फ भाजपा में सिर्फ फुटअव्वल है, और उसकी जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी को थाम पाने में और संयमित कर पाने में नाकाम रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिमाचल प्रदेश के चुनाव में आया था। हिमाचल प्रदेश के बागियों ने, नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके उनसे अपील की कि आप अपना पर्चा वापस ले लीजिए, तो उन्होंने प्रधानमंत्री की भी बात नहीं मानी, और कई जगह बागियों की वजह से भाजपा वहाँ चुनाव हार गई। फिर धूमल परिवार में और नड्डा परिवार के बीच में जो अनबन थी, वो अनबन कभी भी खत्म नहीं हुई। उस अनबन की वजह से धूमल धूमल के प्रभाव वाले सारे इलाकों में भाजपा के उम्मीदवार हार गए। अब आप कर्नाटक में आइए, कर्नाटक में जो लिंगायत लॉबी है, जो भाजपा के ऊपर काबिज थी, जिसका नेतृत्व येदियुरप्पा के हाथ में था, उस लॉबी को आला कमान नियंत्रित करने में नाकाम रहा। तो भारत ये अब
ये स्थिति जो है ना, वो आप राजस्थान को भी देखिए। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने भाजपा आलाकमान की बात कभी नहीं मानी। जब वो मुख्यमंत्री थी तब भी वो नहीं मानती थी, अब वो विपक्ष में है, वो तब भी नहीं मानती, कभी नहीं मानी उन्होंने। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान की तारीफ चाहे कितनी होती रहे और शेखी कितनी भी बघारी जाते रहे, राज्यों की राजनीति में आप कह सकते हैं कि गुजरात की भाजपा को छोड़कर बाकी और दूसरे प्रदेशों की भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो बहुत ज्यादा आला कमान के कहने में नहीं चलते। अब आप देखिए, जब पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी आला कमान की बहुत सी बातों को मानने से इनकार कर दिया था। यहां तक कि जिस बड़े एक अफसर को वहां भेजा गया था, उसने उसे मंत्री मंत्री बनाने से भी इनकार कर दिया था। तो ये होता है। आला ऐसा नहीं है कि आला कमान सब पूरे प्रदेशों में सब तरह की राजनीति को एक इशारे से अपने ठीक कर सकता हो। और अगर उमा भारती अलग से चुनाव लड़ती है तो क्या ये भाजपा को नुकसानदेह हो सकता है या वो उनकी राजनीति अब बीत चुकी है? मुझे लगता है कि अब वो राजनीति में उतनी बड़ी ताकत नहीं रही, लेकिन जी। अभी भी मध्य प्रदेश का जो लोधी समाज है वो शायद उन्हें अपना नेता मानता होगा, उससे कुछ फर्क पड़ सकता है। लेकिन वो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जो पिछड़ी पिछड़ी जातियों के वोटर हैं, वो दरअसल शिवराज सिंह चौहान के जरिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा जुड़ गए। शिवराज सिंह चौहान भी तो पिछड़ी जाति से आते हैं ना, तो वो उसकी वजह से वो नेतृत्व उधर चला गया। एक जमाने में उमा भारती हुआ करती थी। एक आखिरी सवाल मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर है। तो क्या ये लगता है कि चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आएँगे वैसे-वैसे इस तरह की माँगें और तेज़ी से आगे बढ़ेंगी और देखिए, राजनेताओं ये का बहुत पुराना मसला है। मराठों ने बहुत बड़े-बड़े, लंबे और खामोश जुलूस निकाले थे, मौन जुलूस निकाले थे। वो अपने आप में एक तरह की खास तरह की घटना थी कि बहुत बड़े पैमाने पे एक जुलूस निकल रहा है, बिल्कुल चुपचाप। यानी उनका प्रतिरोध करने का उनका तरीका था और उनकी ताकत दिखाने का भी उनका तरीका था। तो अभी तक उनकी माँग अ, नहीं मानी गई है और वो अपनी माँग के ऊपर दृढ़ हैं। इसका इसका भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा अपने गिरेबान में मुँह डाल के देखना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान के जाटों को आरक्षण दिया ताकि उनके वोटों को वो कांग्रेस की झोली से निकाल सकें। उसके बाद से आज तक राजस्थान के जाट जो बहुत बड़ी और प्रभावशाली कम्युनिटी है, वो जिसकी तरफ झुक जाते हैं वो चुनाव जीत जाता है, वो भाजपा के साथ चले गए। इसका असर बहुत ही दूरगामी और नुकसानदेह हुआ आरक्षण की नीति के ऊपर। जितनी भी शक्तिशाली और दबंग समुदाय थे, उनको लगा उनको भी आरक्षण मिल सकता है। तब गुर्जर लोग अलग आरक्षण की मांग उठा रहे हैं, मराठा अलग आरक्षण की मांग उठा रहे हैं, तो ये सब चलने होने लगा बड़े पैमाने पर। अन्य प्रदेशों के जाटों ने भी ये सब मांगे करना शुरू कर दी। तो ये इससे आरक्षण की नीति को बहुत नुकसान हुआ और मराठे जो मांग उठा रहे हैं। अब दिक्कत की बात क्या है कि हर समुदाय के अंदर गरीब लोगों की संख्या काफी है। जो आपने ईडब्ल्यूएस कोटा दे दिया, तो आर्थिक रूप से विपन्न कमजोर ऊंची जातियों को भी आपने आरक्षण दे दिया। तो एक मराठा जैसी बड़ी और प्रबल उसमें समुदाय में जो गरीब लोग हैं, उनके नाम पर वहां भी आरक्षण मांगा जा सकता है। तो यही सब हो रहा है। उससे भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल तो होगी, हो ही रही है मुश्किल वहां पे। फडणवीस के खिलाफ नारे लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम मिलेंगे और देश और देश की राजनीति से जुड़े कुछ अन्य मुद्दों पर प्रोफ़ेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं फिर से आपसे कहूँगा कि अगर आप देश की राजनीति की एक संतुलित और सुचिंतित व्याख्या सुनना चाहते हैं, तो आप नई परख चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और फिर कल आपसे मुलाकात होगी। जी। नमस्कार। अभय सर, धन्यवाद।